गुस्से पे कुछ काबू नहीं था, ईगो, महत्वाकांक्षा इतनी विशाल थी उसकी। अद्भुत रामायण में 2 रावण हैं और जो ज्यादा शक्तिशाली रावण है वो एल्डर रावण है। हाँ, जिसका वध सीता माँ ने किया। देखिए दुख की बात है क्योंकि रामायण में कई चीजों का वर्णन किया गया है, कई जगहों का, लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता है कि भाई वो जगहें एक्चुअली हैं। ऐसा नहीं कि वो मिथ्या है या मनगढ़ंत है या फिक्शनल है। वो वहाँ पे अंडरग्राउंड रिवर है चित्रकूट में, और वहाँ पे हमने शूटिंग की। आधुनिक जमाने में चर्चेस बने हैं उन पत्थरों को लेके, तो मतलब उन पत्थरों में इतनी शक्ति है कि चर्चेस का भार उठा सकती हैं। मर्द और औरत की बराबरी, औरतों की इज्जत, ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है। तो कई लोग जो कहते हैं कि भाई जो औरतों के हक के लिए लड़ रहे हैं या मर्द और औरत की बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, वो किस तरह से पाश्चात्य हैं या पश्चिमीकरण हो रहा है। नहीं, वो एक्चुअल इंडियनाइजेशन हो रहा है। आने वाली बुक के लिए थोड़ा सा हमें एक हिंट देते जाइए आपकी किस पे होगी। अरे ऐसा थोड़ी, आप थोड़ा इंतजार करिए। मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड वेलकम। मेरे साथ है आमिश त्रिपाठी। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू। और ये जो इंटरव्यू है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि साहित्य से लेके इंडिया के बारे में इतना कुछ जो आपने लिखा है, और ये जो एक हमारे साथ आया है इसी को लेकर आज हम करने वाले हैं बात। तो सबसे पहले भाई हमें ये पता है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं बहुत कुछ दे चुके हैं, बड़ा सारा नाम जो है वो इस बुक को मिल चुका है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? यार इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए ये थोड़ा तो नर्वसनेस था। इस पुस्तक को लिखने में थोड़ा समय लग गया है, प्रकाशन होने में भी। तो मुझे पाठकों से काफ़ी डांट भी पड़ी थी कि समय लग गया है, क्योंकि रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता 2019 में प्रकाशित हो गई थी जी। तो ये तैयार तो हो गई थी 2022 के शुरुआत तक, लेकिन कुछ कारणवश मेरे पुराना पब्लिशर बंद हो गया, नया पब्लिशर अलाना फलाना, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ा समय हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और थोड़ा नर्वसनेस भी था क्योंकि बुक ट्रेड में काफ़ी प्रभाव पड़ा है कोविड पैंडेमिक का। कई बुक स्टोर्स बंद भी हो गए हैं, लेकिन शिव जी की कृपा है और आप सबका प्रेम है कि वॉर ऑफ लंका इज सेलिंग एट द सेम पेस, इनफैक्ट फास्टर देन रावण। तो अच्छी चल पड़ी है। थैंक यू वेरी मच। अब आपने इतना इंतजार करा है, देखिए ये चीज़ तो बनती है। लेकिन जहां हम वॉर ऑफ लंका की बात करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ जो कि आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं उनमें ये चीज़ रहता है कि आमिश जो है वो क्या हमारे लिए फिक्शन लिख रहे हैं, माइथोलॉजी लिख रहे हैं, कुछ बीच का लिख रहे हैं, इंस्पिरेशन लिख रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी बुक उनके लिए क्या रिप्रेजेंट करती है? नहीं, ये तो मैंने कई बार कहा है, पुस्तक पे भी मैंने लिखा है। मैं ये कभी दावा नहीं करता हूँ कि ये सत्य है। सत्य तो सिर्फ शिव जी जानते हैं, पूर्ण सत्य क्या है। मैंने बस एक अपना इंटरप्रिटेशन इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने अपना एक इंटरप्रिटेशन पेश किया है। और आप हमारे देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन जो कहानियाँ हैं, ये प्रथा कई सालों से, हजारों सालों से चली आ रही है कि हर युग में एक नया एक इंटरप्रिटेशन लोग लाते रहते हैं। जैसे मैं 44 साल का हूँ, 47 ईयर्स का हूँ, तो हमारी पीढ़ी में कई लोगों ने हमारी जो प्रथाएं थी, हमारी जो पौराणिक कहानियाँ थी, इतिहास, अमर चित्र कथा, कॉमिक्स, या वो 1980s में जो टेलीविज़न सीरियल्स आई थी उससे सीखे हैं। हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने एटलीस्ट उत्तर भारत में रामलीला देख के सीखी। तो हर युग में एक नया एक तरीका होता है। जैसे आधुनिक माहौल में युवा पीढ़ी के शब्दों में वही पुरानी कथा फिर से थोड़ी पेश की जाए इंटरप्रिटेशन के साथ, वही मैंने प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ है मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने 3 अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर लिखे। आपने राम लिखे, आपने सीता लिखी, आपने रावण लिखे। अब ये जो तीनों का अमेलगमेशन जो है, तीनों का सम्मेलन जो है यहाँ पर वॉर ऑफ लंका में आया है, मैं यही पूछना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम पैंडेमिक ऑल्सो कि भैया इतना समय मैंने मानती हूँ उसने तो ले ही लिया, लेकिन आपके खुद के दिमाग में इसे पूरा फॉर्मुलेट करना, इसे पूरा बनाना कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? ये स्टोरी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जो पाठक हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स पसंद भी आता है। अरे बहुत बहुत पसंद आता है। एक काफ़ी कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं, एक अमीश एंड द इमॉर्टल्स करके ग्रुप है, एक जिसमें इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, शायद 12-15 हज़ार करीब, क्योंकि जो विशाल ग्रुप है उसमें कुछ मिलियंस है। यहाँ पे पूरे एफिशनाडोज हैं जो हर पुस्तक को पढ़ते हैं, अपना कोड लिखते हैं। मैं काफ़ी कोड्स भी छोड़ता हूँ किताबों में। देखिए ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कुछ, तो सब कवर में कुछ क्लूज लिखे रहते हैं, तो वो सब वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अरे वाह। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पाठकों को ये पसंद आती है, ये कॉम्प्लेक्सिटी।
लेकिन हाँ मैं इतना कह दूं कि ये जो मल्टी लीनियर नैरेटिव था जिसमें मैंने रामचंद्र श्रृंखला लिखी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था लेखन के नज़रिए से, तो फिर से मैं ये कभी नहीं प्रयत्न करूँगा। बहुत समय चला गया ये ऐसे लिखने में। इसके बाद मैं नॉर्मली लिखूंगा, वो जो नॉर्मल जो लीनियर स्टोरी होती है। इसके बाद एक छोटी सी लव स्टोरी लिखेंगे। बट यू नो, जोक्स अपार्ट, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि देखिए जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि हाँ आपने रावण लिखी, आपने सीता लिखी, आपने राम जी लिखे, लंका लिखी आपने, इन सब के अलावा एक कोई साइड कैरेक्टर आपके हिसाब से, एक कोई ऐसा छोटा कैरेक्टर जो आपके हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है आपके इस लेखन में, या जिसको फॉर्मुलेट करने में बड़ा ऐसे टाइम लगा आपको? कई हैं ऐसे, जैसे कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मैंने पढ़ा इसमें काफी डिफरेंट तरीके से बताया है। फिर इंद्रजीत जी, और सुरसा, तो मानते थे कि एक दानव थी, एक अलग नजरिए से मेरे दिमाग में आई। देखिए ऐसा है कि एक कहानी तब अच्छी बनती है जब हर पात्र में कुछ बैक स्टोरी होता है, जब हर पात्र में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होता है, क्योंकि देखिए जिंदगी कॉम्प्लेक्स है, हम सब कॉम्प्लेक्स हैं, हम सब एक तरह से न्यूआंस्ड हैं। तो जितने रिच पात्र होंगे उतनी रिच कहानी बन जाएगी, एटलीस्ट मेरा ये नज़रिया है। और आप जो हमारी जो ओरिजिनल जो वाल्मीकि रामायण और महाभारत पढ़ें तो उसमें हर पात्र एक कॉम्प्लेक्स तरीके से पेश किया जाता है, बहुत न्यूआंस्ड। आजकल के दौर में जैसे हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ब्लैक वाइट, प्योर गुड प्योर इविल, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं देखते थे। जिंदगी को वो काफ़ी न्यूआंस्ड रूप में देखते थे, तो मैं भी वो प्रयत्न करता हूँ। तो इसमें फिर जो पात्र भी हैं वो भी उभर के आते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल फिर आपसे यहाँ पर यही पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से रावण का जो कैरेक्टर है जिससे डेवलप हुआ, लोग जनरली कई लोग मानते हैं कि रावण जो है वो नेगेटिव भी डेवलप हुआ, कई कहते हैं नहीं नहीं पॉजिटिव हुआ, मगर कहीं ना कहीं इतना ज्ञानी होने के बावजूद, अब भाई उसने कहा शिव स्त्रोत जो है, तांडव स्त्रोत जो है वो लिखा है, तो कितना बड़ा ज्ञानी था, कितनी सारी चीजें थी। सो अगर आप कंपेयर करें उस चीज को, रावण के क्या पॉजिटिव से और क्या नेगेटिव से आपके हिसाब से, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो आई? देखिए आज के आधुनिक माहौल में कई हद तक रावण को बस मतलब कई लोग बस एक सीधा साधा डीमन मानते हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन वर्णन पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण या अद्भुत रामायण या आनंद रामायण, उसमें कहीं में रावण को हीरो की तरह नहीं दिखाया गया है। हाँ। रावण के बुरे जो क्वालिटीज़ हैं वो दिखाए गए हैं, लेकिन अच्छे जो क्वालिटीज़ थे वो भी दिखाए गए हैं। क्योंकि रावण पंडित तो था, वेदों का ज्ञानी था, मौसीकी में मतलब इन म्यूजिक ही वाज रियली गुड, उसने इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए थे। हाँ। रुद्र वीणा उसने बजाया था शिवजी के महिमा के लिए। तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आपने कहा। आज भी हम लोग शिव भक्त, आज भी हम लोग तांडव स्तोत्र गाते हैं और उसमें मतलब सुनते हैं तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Absolutely. और रावण ने रचना की थी उसकी। तो अच्छा एक वॉरियर भी था, तो उसमें हाँ अच्छे गुण तो थे, लेकिन बुराइयाँ भी थी। अपने डिज़ायर्स पे कुछ कंट्रोल नहीं था, मतलब कुछ भी रस मन में आ गया बस करना ही है। गुस्से पे कुछ काबू नहीं था, ईगो, महत्वाकांक्षा इतनी विशाल थी उसकी। तो शायद हम रावण से ये सब सीख सकते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ एक सिंपल गुंडा नहीं था, हाँ, नॉट अ that's true. लेकिन इतनी खूबियाँ थी, फिर भी वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा, बिकॉज ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज ईगो। महत्वाकांक्षा पे कुछ काबू नहीं था, अपने गुस्से पे कुछ काबू नहीं था, और उसके जो डिज़ायर्स थे उस पर कुछ काबू नहीं था। इससे शायद हम सब सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि एवरी डिज़ायर ऑफ आवर्स हैज़ टू बी फुलफिल्ड, ये अच्छी बात नहीं है। राइट। ये आपको कई बार गलत रास्ते पर निकालेगी। नियंत्रण रखना सीखे, वही हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं। अपने आप पर नियंत्रण रखिए। यहाँ पर बताए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन जो है वो मैंने पढ़ी थी, अब ऑब्वियसली एग्जैक्ट लाइन मैं कोट नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे वो लाइन सबसे ज्यादा स्ट्राइक करी थी, ऑफ हाउ व्हेन विनिंग अ वॉर और व्हेन ट्राइंग टू विन अ वॉर, तो उस टाइम पर दिमाग नहीं, जबकि एक ब्रीदिंग हार्ट इज द वन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये एक लाइन जो है ये मुझे बड़ा स्ट्रक हुआ, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट टू विन। कोल्ड रूथलेस माइंड बट अ काम लविंग हार्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि ये देखिए प्रभु श्री राम जब लंका पर प्रहार कर रहे थे, जब अटैक कर रहे थे, तो उनके मन में ये एकदम साफ था कि मेरा शत्रु ये रावण है और उसकी सेना है, रावण की प्रजा नहीं। राइट। तो उनके मन में एकदम ये साफ था कि प्रजा के ऊपर कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो एक आपदा फैल गई थी प्रजा में, एक डिजीज फैल गई, जैसे आज ये कोविड पैंडेमिक फैल गया था, और प्रभु श्री राम के पास उसकी दवाइयाँ थीं,
उनके खुद के सेना के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लंका की प्रजा में भी वो दवाइयाँ भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका शत्रु सिर्फ रावण और उसकी सेना है, प्रजा नहीं। और ये धार्मिक नज़रिए से लड़ने का एक तरीका है। यही हम प्रभु श्री राम से सीखते हैं कि देखिए, जीतने के लिए दिल भी साफ होना चाहिए। Absolutely true, absolutely true. अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल जो है वो जनरली मेरे दिमाग में एवरी टाइम आई रीड एनी ऑफ योर बुक्स, या फिर मैं जब भी सोचती हूँ इसके बारे में, मुझे ये लगता है कि एक तरफ आपका चित्रण है अबाउट दीज थिंग्स और एक तरफ आता है बॉलीवुड का चित्रण। एंड नाउ दिस इज वेयर हम कई लोगों से इसके बारे में चर्चा भी जब भी करते हैं, आपस में जब हम चर्चा करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो हम यही कहते हैं कि यार बॉलीवुड का चित्रण जो है कहीं ना कहीं, हाँ ये तो अच्छा है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें ला रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को एक उत्सुकता रहती है कि अच्छा हमारे पूर्वज जो थे वो ऐसा भी करते थे, ऐसी भी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं ये उत्सुकता भी लाता है। मगर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फिर ये एक फैंटेसी बन जाती है, लाइक यार इतना कुछ तो हमारे कल्चर में नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता था, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसे में बॉलीवुड का वो चित्रण कितना, आई विल नॉट से गलत है, बट कितना सही है या उस पर क्या इंप्रूवमेंट और होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये तो पिक्चर पर आधारित है। कई चित्रपट ने अच्छी तरीके से दिखाया है, दर्शाया है, और कई पिक्चरों ने नहीं। लेकिन हाँ, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हमारे बच्चों को सिखाया नहीं जाता है कि हमारी प्राचीन कहानियों में कितना सत्य है। तो मैंने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई डिस्कवरी टीवी के लिए, लेजेंड्स ऑफ द रामायण जी, इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, ये अयोध्या से लंका तक, मतलब एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया और मैं होस्ट था। देखिए, दुख की बात है क्योंकि रामायण में कई चीज़ों का वर्णन किया गया है, कई जगहों का, लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता है कि भाई वो जगहें एक्चुअली हैं। ऐसा नहीं कि वो मिथ्या है या मनगढ़ंत है या फिक्शनल है। वो जैसे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी हमें बताते हैं कि चित्रकूट में एक अंडरग्राउंड रिवर था जी। अब देखिए, मेरे माँ बाप तो बहुत धार्मिक थे, तो मैं बहुत ये धार्मिक स्थलों पे गया हूँ, लेकिन चित्रकूट जाने का कभी ये सौभाग्य नहीं मिला था। तो ये डॉक्यूमेंट्री टीवी के कारण मैं वहाँ पे गया। और लेकिन जब बचपन में मैंने सुना था अंडरग्राउंड रिवर, मेरे मन में चल रहा था क्या अंडरग्राउंड रिवर यार ये, और आप में से कोई भी सोचेगा अंडरग्राउंड रिवर कैसे हो सकता है। हाँ, वहाँ पे अंडरग्राउंड रिवर है चित्रकूट में, और वहाँ पे हमने शूटिंग की। और एक जियोलॉजिस्ट है, क्योंकि डिस्कवरी टीवी था तो उन्होंने साइंटिस्ट और रैशनल लोगों को बुलाया। मैं प्रश्न पूछ रहा था, मैंने कुछ अपनी खुद की टिप्पणी नहीं की, मैं उस जियोलॉजिस्ट, उस साइंटिस्ट से प्रश्न पूछ रहा था। उस कैवर्न में नदी बह रही थी, वहाँ पे हमने छोटी सी नदी, वहाँ पे हमने शूटिंग की, और वो जियोलॉजिस्ट हमने बता रहा था कि नदी आ कहाँ से रही है, जा कैसे रही है। बताइए, ये राम सेतु, ये जो रामेश्वरम में हमें बताया जाता है कि भाई एक पत्थर ऐसा होता है जो पानी पर तैरता है। हाँ। आप में से कई लोग ने अगर दिल पे हाथ रख के कहें तो आपको बताओगा यार पत्थर कैसे तैरेगा। वहाँ पे ऐसे पत्थर हैं, ओके, और सिर्फ उस इलाके में पाए जाते हैं। हाँ। कि कोरल जो होता है जब वो मरता है तो एक पत्थर बन जाता है। yes. और वहाँ पे हमने शूटिंग की ऐसे, क्योंकि आधुनिक ज़माने में चर्चेस बने हैं उन पत्थरों को लेके, तो मतलब उन पत्थरों में इतनी शक्ति है कि चर्चेस का भार उठा सकती हैं, लेकिन इतनी हल्की है कि मैं 47 वर्ष का हूँ, मैंने आसान से इतने बड़े पत्थर को उठा लिया, कुछ स्लिप डिस्क कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअली ये सब बातें हैं एक्चुअली, लेकिन हमें सिखाई नहीं जाती हैं। हाँ। तो अगर बच्चे विश्वास ना करें तो उनको थोड़ी आप दोषी ठहरा सकते हो, कोई उन्हें बता नहीं रहा है। हाँ। कोई उन्हें सिखा नहीं रहा है। हाँ, उनको सामने से आप बताए दिखाएंगे जब तक वो वही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। आपने सही कहा, अप्रत्यक्ष को कह सकते हैं, प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज के युवा जो पीढ़ी है, अगर जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तो वो मानेंगे नहीं। क्योंकि आज की एटीट्यूड ये है कि भाई मुझे साइंटिफिक तरीके से समझाओ। साइंटिफिक तरीके से समझाया जा सकता है, पर रिसर्च करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, और वो रिसर्च कहीं ना कहीं तभी आती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग अपनी तरफ से बच्चों को एक वो छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, एक लिटिल बिट ऑफ स्पार्क नहीं देंगे कि भैया आओ देखो, तुमको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो है तुम्हारे साहित्य में लिखी हैं, हमारे पुराणों में लिखी हैं, तब जाकर बच्चे जो है वो पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी ये जो बुक है दिस वॉर ऑफ लंका एंड द रेस्ट ऑफ द सीरीज दैट गो बिहाइंड इट, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो ज़रूर करती है। लाइक लोगों ने कभी, मुझे ये नहीं लगता है कि राम को उतना लॉजिकली देखा होगा या सीता को उतना स्ट्रेंथ के साथ देखा होगा जितना स्ट्रेंथ के साथ आपने उसको प्रेजेंट करा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अगेन मैं यही कहूँगी,
आई ऑफ कोर्स आई एम अ लेडी एंड आई लव्ड सीता फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मेरे लिए सीता का जो चित्रण जो आपने करा है वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक राजकुमारी को होना चाहिए। राजकुमारी को बस ये नहीं होता था कि एक कोने में ले जाके सुंदर से सजाकर बिठा दिया। शी वॉज द क्वीन ऑफ एन अपकमिंग टाइम। तो ऐसे में उनकी जो ट्रेनिंग होती थी उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ये आपको कहाँ से समझ आया कि ना ये चीज हमको जरूर दिखानी चाहिए। नहीं देखिए, अगर आप श्रेय मुझे देंगे तो ये मुझे काफी कूल साबित करेगा, लेकिन श्रेय मेरा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक प्राचीन वर्णन है रामायण का, अद्भुत रामायण कहते हैं, उसकी भी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। तो सीता माँ को एक योद्धा के रूप में उसमें दिखाया गया है। अद्भुत रामायण में 2 रावण हैं और जो ज्यादा शक्तिशाली रावण है वो एल्डर रावण है, हाँ, जिसका वध सीता माँ ने किया, ठीक है, अद्भुत रामायण में। और आपने ये महाभारत का लाइन तो जरूर सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका एक इंटरप्रिटेशन है अद्भुत रामायण में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुव्रत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा प्रकृति संभव। कि जब भी अधर्म बढ़ेगा या धर्म घटेगा तो माँ प्रकृति, सेक्रेड फेमिनिन विल इनकार्नेट। माँ हमारी रक्षा करेंगी, माँ धर्म की रक्षा करेंगी। ये अद्भुत रामायण में वाल्मीकि जी ने रचना की थी इसकी। तो ये हमारे कल्चर में ये है, हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में मर्द और औरत की बराबरी, औरतों की इज्जत, ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है। तो कई लोग जो कहते हैं कि भाई जो औरतों के हक के लिए लड़ रहे हैं या मर्द और औरत की बराबरी के लिए लड़ रहे हैं वो किस तरह से पाश्चात्य हैं या पश्चिमीकरण हो रहा है, नहीं, वो एक्चुअल इंडियनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल कल्चर तो यही कहता है। राइट। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की, मैं इस चीज़ के बारे में जनरली पता है किससे बात करती हूँ? जनरली मैं इस चीज़ से ना एस्ट्रोलॉजर्स से बात करती हूँ या फिर मैं उनसे बात करती हूँ जो इस वक्त एकदम बिल्कुल ही पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं। मगर मैं जानती हूँ कि आपने भी कई सालों तक पुराणों का अध्ययन करा है, आपने भी कई सालों तक ये चीज़ जो है वो करी। तो मैं ऐसे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आप देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है, हाउ इट इज सो डिफरेंट फॉर द वेस्टर्नर्स एंड फॉर अस। जब वेस्टर्न हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वो कैसे कहते हैं कि एक इंसान को अच्छा होना पड़ता है तभी वो स्पिरिचुअल है, एक इंसान को लोगों के लिए डोनेशन करना पड़ता है तभी वो स्पिरिचुअल है। मगर हमारे कल्चर में ये तो नॉर्मल होता है। मतलब देखिए, पश्चिमी स्पिरिचुअलिटी और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में सबसे, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण फर्क ये है कि उन्हें एक जवाब चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। हाँ। जैसे आप देखेंगे कि अगर कुछ भी कठिनाई है, कुछ भी मतलब शारीरिक प्रॉब्लम है, हेल्थ है, उन्हें एक टैबलेट दे दो, बस उनको वो चाहिए पश्चिम में। तो स्पिरिचुअलिटी में भी उनको एक बुक चाहिए कि भाई एक चीज बता दो मुझे क्या करना है। वैसे हमारे भारत में माना जाता है कि इवन स्पिरिचुअलिटी इज न्यूआंस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हर एक बंदे के लिए स्पिरिचुअलिटी अलग होती है, क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी अलग है, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मुझे कुछ और करना है, आपको कुछ और करना है। किसी को ज्ञान योग करना है, किसी को भक्ति योग करना है, किसी को कर्म योग करना है। तो हर किसी का एक अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है और उसकी अनुमति है। हमारे स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं बताया जाता है कि यही एक सत्य है, तुम इसे नहीं मानोगे तो नरक में जलोगे, ऐसा नहीं बताया जाता है। हमारे स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि ट्रूथ इज वन, द वाइज स्पीक इट एज मेनी। हर किसी को अपना सत्य ढूंढने का हक भी है और वो उसका धर्म भी है, उसका स्वधर्म भी है। Absolutely. अच्छा, तो वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू और आमिर जी के साथ मुझे मजा तो बहुत आ रहा है, मगर क्या है ना कि हमें समय का थोड़ा सा थोड़ी पाबंदी है। तो मैं जल्दी से अपने रैपिड फायर की तरफ बढ़ने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपसे जल्दी से कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। रैपिड फायर से हरदम डर लगता है। ये नहीं, ये डरने की बात नहीं है। दिस यू हैव रिटन ये कुछ हैम्पर मिलने वाला है कि नहीं? हैम्पर नहीं है हमारे पास, आपके लिए और चाय जरूर है, बहुत पता है। अब देखिए, आप काशी से चाय पे चर्चा हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, तो यहाँ पर जल्दी से हम आपको पूछेंगे बहुत ही क्विकली, फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू से, इस बुक की सबसे फेवरेट एक लाइन आपकी। डेडिकेशन में, when a father told his son, I'm proud of you my boy, always was, always will be, and a son told his father, I love you dad, always did and always will. Oh, that is so beautiful. All right, so next question मेरा ये है कि अगर आप राइटर ना होते तो अपनी स्टोरी को और किस तरीके से लोगों की तरफ लेकर आते, अगर राइटिंग नहीं होती तो? यार, राइटिंग नहीं होता तो मैं बैंकर ही होता, तो कहानी तो शायद मर गई होती। ऑलराइट। अच्छा, आपका फेवरेट सुबह उठकर द फर्स्ट थिंग दैट मेक्स यू स्माइल? मेरे बच्चे का फोटो है नील, मैं उसे देखता हूँ।
अरे दैट इज सो स्वीट एंड 13 साल का है। दैट इज सो स्वीट। नील, आई थिंक ये डेडिकेटेड है आपकी तरफ भी कहीं ना कहीं। तो मेरा अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि रात को सोते टाइम द वन थॉट दैट जस्ट काम्स यू डाउन, अच्छी स्लीप पे चले जाते हैं। मैं नॉर्मली बुक पढ़ते पढ़ते सोता हूँ। अच्छा। तो कभी कभार बुक ऐसे गिर भी जाती है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, आई रीड 5-6 बुक्स पर मंथ। तो सोते समय मैं किताबें काफी कुछ पढ़ता हूँ। इतने बिजी शेड्यूल के बीच में पढ़ने का टाइम कब मिलता है आपको? सोते टाइम या फिर अदरवाइज आल्सो डू यू कीप रीडिंग? यार मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी फ्री टाइम होता है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। दैट इज सो कूल। अच्छा, सो आप जहां से हैं, आप काशी से हैं, राइट? तो ऐसे में काशी की वन फेवरेट थिंग, क्योंकि हम भी बड़ी जल्दी सोच रहे हैं काशी की तरफ जाएं, तो वन फेवरेट थिंग दैट यू विल ऑलवेज सजेस्ट टू पीपल? काशी की लस्सी। काशी की लस्सी नहीं पी तो क्या, और काशी का पान। एब्सोल्युटली, ये दो चीजें। अच्छा, वन स्पिरिचुअल प्लेस जहां पर आप ऑलरेडी जा चुके हैं, जहां पे आपको सबसे अच्छा लगा? काशी विश्वनाथ जी। अच्छा। और संकट मोचन जी काशी में। स्पेशली संकट मोचन जी में सुबह सुबह जो आरती होती है जी। अरे इट्स सो डिवाइन, सो डिवाइन। That is something that I would definitely keep in mind. जब मेरी लिस्ट तैयारी होगी तब मैं ये जरूर सोचूंगी। अच्छा, क्विकली ऑफ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की काशी जो है वहां से अगर नेक्स्ट किसी जगह पर आप जाना चाहेंगे, लाइक वो तो आपकी फेवरेट जगह हो चुकी है, अब आने वाले टाइम पर एक स्पिरिचुअल जगह जहां पर जाने के लिए आप काफी एक्साइटेड? मैं गया तो था एक्चुअली हम्पी। अच्छा। कई लोग नहीं जानते हैं कि जो प्राचीन किष्किंधा था जी, वो आज का हम्पी है। हाँ। तो आप जब विजयनगर जाते हैं तो पास में हनुमान जी का मंदिर भी है, तो वहां जरूर जाइए। प्राचीन किष्किंधा वहीं पे है। लवली। ओके, आने वाली बुक के लिए थोड़ा सा हमें एक हिंट देते जाइए आपकी किस पे होगी? अरे ऐसा थोड़ी, आप थोड़ा इंतजार करिए। नहीं, इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ा है भाई, हमको थोड़ा तो पता होना चाहिए। इंतजार करने के लिए ना एक्चुअली एक मॉडर्न मैं एक पूरा नया जॉनर एक ट्राई करूंगा। मॉडर्न युग में स्थित है, और लंदन और इंडिया में, और इसमें टाइम ट्रैवल भी होगा और गेमिंग जो है गेमिंग भी होगा। बाप रे, वेरी डिफरेंट। इससे मुझे याद है, क्या आप गेमिंग करते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट गेम? मेरा बच्चा बहुत गेमिंग करता है। अच्छा। तो हाँ, उसके साथ मैंने कभी कभार किया है। Lovely, all right. And finally going, how was the whole experience of coming to AVP and with Chetna? Fantastic, बहुत मजा आया। आपने इतना अच्छा एक बैकग्राउंड बना दिया है। हमारे वरुण जी जो हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। वरुण जी थैंक यू सो मच। और ये चाय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चेतना जी, आपके इतने अच्छे सवालों के लिए। होपफुली मेरे जवाब इतने खराब नहीं थे। अरे बहुत बढ़िया थे। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, दे वुड बी जस्ट सो हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर मिलकर, आपसे बात करके। एंड गाइज, दिस वन इज फॉर यू। चेक इट आउट। जय श्री राम।